हो गई हैं एपिसोड 20 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। फट से अपने चेहरे के तासुरात छुपाकर संजीदगी का लबादा ओढ़कर सर्द तासुरात से कुर्रत की तरफ देखा, जिसने स्टेज की पहली सीढ़ी पर कदम रखा। यूसुफ मलिक की घुड़ियों पर आगे बढ़कर कुर्रत की तरफ अपना हाथ बढ़ाया, जिसे बिना किसी झिझक के इसे थाम लिया, मगर इसके हाथ के सर्दपन से वो जान गया कि कुर्रत घबरा रही है। ओह! तो मैडम घबरा रही है, घबराना भी चाहिए। दिल में सोचते हुए इसने एक संजीदा नज़र से कुर्रत को देखा। उजलाए रूसी में बैठकर मुसलसल हाथों को मसलते हुए वो अस्वद के इंतज़ार में लगी थी। स्टेज पर भी वो वक़्फ़े-वक़्फ़े से उसकी तरफ देख रही थी, लेकिन वहाँ संजीदगी के सिवा खुशी की कोई रमक उसे देखने को नहीं मिली। उसने सोचा था कि ये सरप्राइज़ इसे पसंद आएगा। लेकिन उसका ये संजीदा रूप देखकर अब इसका नन्हा-सा दिल किसी सूखे पत्ते की तरह लर्ज़ रहा था। तभी दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर उसने नज़रें उठाकर सामने देखा, जो कि दरवाज़ा बंद करके बिना एक नज़र गलत उस पर डालते हुए ब्लैक कलर की पैंट उठाकर बाथरूम की तरफ बढ़ गया। कुछ देर बाद गीले बालों में हाथ फेरते हुए वो बाहिर आया। एक नज़र कुर्रत की तरफ देखकर अपनी मुस्कुराहट दबाते हुए अपना सर अलमारी में घुसाया और 1 मिनट बाद वहाँ से ब्लैक रंग की शर्ट बरामद की। उठो यहाँ से। शर्ट पहनने के बाद इसने कुर्रत पर अपना सबसे पहला हुक्म सादर किया। जी, नीचे उतरो। घबराते हुए उसने अपनी बात की तस्दीक चाही कि शायद इसने गलत सुन लिया हो। जी हाँ, मैंने कहा नीचे उतरो और यहाँ आओ 1 मिनट। इसे देखने के बाद आहिस्ते से वो बेड से नीचे उतरकर छोटे-छोटे कदम उठाकर इसने अपने और असवद के बीच का फासला तय किया। इसके ऐन सामने रुकते हुए कुर्रत ने अपने हाथ घूंघट की तरफ बढ़ाए, लेकिन दरमियान में ही इसके हाथों को वहीं रोकते हुए असवद ने गुस्से से इसकी तरफ देखा। किसने बोला है घूंघट उठाने को? ये मेरा हक है। जब तक मैं खुद ना उठाऊं, ये घूंघट तुम्हारे चेहरे से सरकना नहीं चाहिए। अब चलो मेरे साथ। सनसनाते लहजे में कहते ही इसने कुर्रत के हाथ को अपनी गिरफ्त में लेते हुए उसे अपने साथ घसीटा। लेकिन दूसरे ही कदम पर इसके बाहर की तरफ बढ़ते हुए कदम एकदम थम गए, जब कुर्रत गिरने से खुद को बचाने के लिए उसके बाजुओं के साथ झूल गई। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? नहीं, नहीं, नहीं तो चलें। अपने आप पाँव से नीचे आते लहंगे को एक हाथ से बमुश्किल समेटते हुए कहा। मगर अगले ही पल खुद को हवा में मुअल्लक पाते हुए इसने हैरत से अस्वद की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर अभी भी कोई तासुरात ढूँढने से नहीं मिल रहे थे। हम कहाँ जा रहे हैं? डरते-डरते इसने अपने दिल में पनपते सवाल को लफ्ज़ों का जमा पहनाया। चुप रहो, कोई सवाल जवाब नहीं। अस्वद, हम कहाँ जा रहे हैं? मुसलसल आधे घंटे घूंघट में बैठे हुए खामोशी से चलती गाड़ी पर झुंझलाहट का शिकार होते हुए उसने एक बार फिर अपना सवाल दोहराया। बस कुछ मिनट और वेट करो। तवक्का के खिलाफ जवाब इस बार जरा नरमी से आया। तभी इसे कुछ हौसला हुआ। असवद, प्लीज, मुझे उलझन हो रही है, मुझे बहुत वक्त से घूंघट में हूँ, कुछ नज़र भी नहीं आ रहा। एक बार बता दें हम कहाँ जा रहे हैं प्लीज़? जहाँ इतना वक़्त सब्र किया, 2 मिनट और सब्र कर जाओ। इसकी बात पर एक बार फिर वो सर झुकाकर बैठ गई और फिर वाक़ई 2 मिनट में गाड़ी हौले से झटका खाकर रुकी। आओ बाहिर। इसका हाथ पकड़कर बाहर निकालते हुए असवद ने पैंट की पॉकेट से एक सुर्ख रंग की पट्टी निकाली और इसके पीछे खड़े होकर इसकी आँखों पर अच्छी तरह से बाँध दी और एक बार फिर उसे अपनी बाहों में उठाकर उसके कदम अंदर की जानब बढ़ गए। असवद, एक बात बोलूं? सारी कार्रवाई खामोशी से देखते हुए इसने बोला। हाँ, बोलो। मुझे वैसे भी कुछ नजर नहीं आ रहा था, आपकी पट्टी बांधने की जहमत करने की जरूरत नहीं थी। नाराजगी से कहते हुए उसने अपना सर असवद के कांधे पर टकाया। असवद, बात सुने। जी मेरी जान, सुनाए। हम कहाँ हैं? मुझे ये जगह जानी-पहचानी लग रही है। बूझो तो जाने। असवद ने एक तरफ मुड़ते हुए कहा। देखें, ऐसे कैसे मैं बता सकती हूँ। घूंघट में तो कुछ थोड़ा बहुत नज़र भी आ रहा, लेकिन इस पट्टी में तो कुछ नज़र नहीं आ रहा। अचानक इसकी चलती ज़ुबान को ब्रेक लगी।
जब इसकी नाक के नथनों से गुलाब की तेज खुशबू टकराई। ये खुशबू उसे पहले भी आई थी। असवद, हम वही हैं ना जहाँ आपका और मेरा निकाह हुआ था? असवद ने उसके इतने सही पहचानने पर मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा। हाँ, ये वही जगह है जहाँ हमारा निकाह हुआ था। तो फिर आप मुझे नीचे उतारें। ओके, लेकिन वेट करो कुछ सेकंड, पाँव से दरवाज़ा खोलते हुए उसने कहा। जैसे ही असद ने दरवाजे से अंदर कदम रखा, ठंडी खुशगवार और तेज हवाओं के झोंके बदन से टकराए और इसी के साथ असवद ने इसे नीचे उतारा। हाथ बढ़ाकर सर के पीछे बंधी पट्टी को खोलते हुए आस्तगी से इसकी आंखों से हटाया और फिर घूंघट उठाकर दुपट्टा सही से सर पर जमाते हुए इसके चेहरे की तरफ देखा। असवद, अंधेरा है, लाइट जलाएं ना प्लीज। आंखें बंद किए किए इसने अपनी परेशानी बयान की। आंखें खोलो। इसकी बेवकूफी पर अपनी मुस्कुराहट दबाते हुए उसने कहा। असवद की बात सुनकर इसे याद आया कि इसने आंखें तो खोली ही नहीं है। अपनी बेवकूफी पर जी भरकर शर्मिंदा होते हुए उसने मन ही मन में खुद को लानत मलामत करते हुए सामने देखा। सामने ही पूरी छत को लाइटों और फूलों से इंतहाई खूबसूरत तरीके से सजाया गया था। छत के बीचों बीच चार मजनूई पिल्लर लगाकर सफेद जालीदार पर्दों से एक छोटे से टेंट की शक्ल दी गई थी। आगे आओ। इसका हाथ पकड़कर आगे ले जाते हुए इसने कहा। पर्दे को एक तरफ कर अंदर दाखिल होते ही कुर्रत की आंखें हैरत से फैल गईं। सामने ही गोल मेज पर फूलों के दरमियान एक छोटा और खूबसूरत सा केक सजाया गया था, जिस पर स्टाइलिश अंदाज में हैप्पी बर्थडे मेरी जान लिख के छोटी छोटी कैंडल से सजावट की गई थी। असवद, आपको याद था? शायद शदीद हैरानगी से इसने असवद की तरफ देखते हुए पूछा। हाँ, मैं आज का दिन कैसे भूल सकता था? मुझे नहीं याद था। कुरत का लहजा अब भी हैरत लिए हुए था। तुम्हें नहीं याद तो क्या हुआ, लेकिन मुझे याद था। असवद, आपने देखा, इत्तेफाक से आज हमारी शादी हुई है और आज ही हमारा बर्थडे है। वाओ! कितना अच्छा है ये सब। उसने खुशी से चहकते हुए बाकी सजावट पर नज़रें घुमाईं। लेकिन जैसे ही इसने होंठों को गोल शेप दी, इसके होंठों की इस हरकत पर असवद का दिल तेजी से धड़का। इसे बाजू से पकड़कर अपनी तरफ घुमाते हुए नजरें एक बार फिर उसके होंठों पर जमाई। सुनो मेरी जान, जल्दी से केक काटो। मैंने आज और भी बहुत कुछ प्लान किया था, लेकिन जब से रुखसती का सरप्राइज मुझे मिला है, मैंने अपने सारे प्लान कैंसिल करते हुए बस एक ही प्लान पर फोकस किया है। इसकी नज़रों का मफ़हूम समझते हुए इसने अपनी नज़रें झुकाते ही उँगलियाँ चटखाना शुरू कर दी। वो कैसे भूल गई आज रुखसती हो गई है और वो इज़हारे मोहब्बत भी कर चुकी है। इसके जज़्बातों पर तो वो पहले भी बाँध नहीं बाँध सकती थी। ये तो बस उसके इज़हारे मोहब्बत ना करने की वजह से वो रुका था। अब तो ये बहाना भी वो अपने हाथों से ख़त्म कर चुकी थी। अब तो इसे रोकने का कोई छोटा-सा भी जुवाज़ नहीं है। काटो। न जाने कब इसके हाथ में नाइफ पकड़ाते हुए केक काटने का कहा। सोचों के भंवरों से निकलकर एक पल के लिए हैरत से इसने असवद की तरफ और फिर हाथ में पकड़े इस खूबसूरत नाइफ की तरफ देखा। जी, काटती हूँ। नाइफ पर गिरफ्त मजबूत करते हुए इसने एक नज़र केक को देखा और झुककर सारी कैंडल्स बुझाते हुए कैंडल्स पर नाइफ रखकर हाथ से दबाव बढ़ाया और इसी के साथ असवद ने बर्थडे सॉन्ग गुनगुनाते हुए उसे पीछे से अपने हसार में लिया। केक खा लें। केक का पीस उठाकर इसकी तरफ बढ़ाते हुए इसने असवद की तरफ देखा। खिलाओ। मुंह खोलकर केक खाने का इशारा करते हुए इसने कुर्रत के घबराहट लिए चेहरे की तरफ देखा। आप सामने आए ना, फिर ही खिलाऊंगी। ऐसे कैसे खिलाऊं? ओ अच्छा, ऐसे नहीं तो फिर ऐसे खिलाओ। इसे अपने बाजुओं के हिसार में घुमाकर इसका रुख अपनी तरफ करते हुए असवद ने इसकी कमर पर कुछ और दबाव डाला। तुम नहीं खाओगी? उसके हाथों केक खाने के बाद इसे वापस केक रखते देख असवद को हैरानी हुई, लेकिन उसके कुछ भी ना बोलने पर असवद ने उसके चेहरे की तरफ गौर से देखा। कुछ देर इसका चेहरा घूरने के बाद आखिरकार बात इसकी समझ में आ ही गई। ओ मेरी जान, ये बात है तो मुझे बताओ ना, मगर अपनी बर्थडे का केक कौन छोड़ता है? और वो भी तब जब केक आपका फेवरेट हो। इसकी कमर से हाथ निकाल कर नाक की नथ खोलते हुए उसने कुर्रत की तरफ देखा। अब खाओ। आंखों से केक की तरफ इशारा करते हुए इसने कुर्रत की तवज्जो केक की जानब मबजूल करवाई। जल्दी से मुड़कर उसने केक का बचा हुआ पीस मुंह में रखा। मजे ले लेकर खाते हुए उसने नाइफ उठाकर केक का एक और बड़ा सा पीस लिया।
बिना इधर-उधर देखे वो पूरी तवज्जो से केक खाने में मसरूफ़ थी। जब भी अस्वद की आवाज़ पर हैरत से इसकी तरफ देखा। "बस करो भूखी।" अस्वद की बात सुनकर इसने केक से भरे मुँह और फूली गालों पर मासूमियत से आँखें पटपटाकर इसकी तरफ देखा और फिर हरकत से केक की तरफ देखा जो आधे से ज़्यादा ख़त्म हो चुका था। टिश्यू से मुँह साफ करते हुए वो आहिस्ता-आहिस्ता कदम उठाकर उसके पास आई। हाँ, गुड गर्ल। इसे एक बार फिर अपनी बाहों में भरकर उसने बाहर का रुख किया। औसत क्या हम अब घर जाएँगे? नहीं मेरी जान, हम घर नहीं जाएँगे। तो फिर कुर्रत ने हैरानगी से पूछा, हम आज रात यहीं हैं? 1 मिनट मुझे नीचे उतारो ज़रा। क्यों उतारूँ? आँखें उठाकर इसने कुर्रत की तरफ देखा। 1 मिनट उतारें तो सही। ठीक है, उतारता हूँ। अब बताओ क्या हुआ है? इसे नीचे उतारते हुए अस्वद ने पूछा। पीछे देखें ज़रा, क्यों क्या है पीछे? अरे पीछे देखें तो सही, कुछ भी तो नहीं है पीछे। अस्वद ने पीछे मुड़कर हर तरफ नज़र घुमाते हुए कुर्रत की तरफ देखा, लेकिन इसे वहाँ ना पाकर वो एकदम चौंका। कुर्रत कहाँ जा रही हो? रुको, सामने ही कुर्रत को लहंगा उठा के भागते हुए देख के इसने हांग लगाई। नहीं, नहीं, आप मेरे पीछे आएँ, हम घर जा रहे हैं। अगर हम सुबह बड़ी अम्मी और अब्बू को घर नहीं मिले, तो वो पता नहीं क्या सोचेंगे और कितना परेशान भी होंगे। इसीलिए हम घर जा रहे हैं, अभी के अभी। आप आ जाओ हमारे साथ। तुरंत ऐसे नहीं भागो, गिर जाओगी। नहीं, मैं चली। खिलखिलाकर हँसते हुए वो सीढ़ियों की तरफ भागी, लेकिन इससे पहले ही असवद ने हाथ पकड़कर इसे अपनी तरफ खींचा। तो कहाँ जा रही थी तुम? मैं घर जाने का बोल रही हूँ, बड़ी अम्मी और बड़े पापा, मम्मा और डैड बिल्कुल परेशान नहीं होंगे क्योंकि इन्हें पता है हम कहाँ हैं। अब चलो मेरे साथ। इसका हाथ एक बार फिर पकड़कर अपने साथ ले जाते हुए इसने कुर्रत के फूले मुंह की तरफ देखा। अंदर चलो। एक दरवाज़ा खोलकर इसे अंदर जाने का इशारा किया। असवद, कितना अंधेरा है इस कमरे में, मुझे नहीं जाना इस कमरे में। अच्छा आओ मेरे साथ। इसका हाथ पकड़कर खुद भी कमरे में दाखिल होते हुए इसने दरवाज़ा लॉक किया। असवद लाइट उसके बोलने के साथ ही झटके से पूरा कमरा रोशनी से नहा गया और इसके साथ कुर्रत के ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे ही रह गया। शर्म से नजरें झुकने के साथ साथ रुखसार लाल गुलनाज होकर रोम रोम पसीने से भीग गया। धड़कनों के बढ़ते शोर पर उसने एक कदम पीछे लिया, लेकिन चंद इंच के फासले पर ही असवद के सीने से जा टकराई। हाँ, कहाँ की तैयारी है? मेरी जान, आज तो तुम कहीं नहीं जा सकती। मेरी बेचैनी और बेताबियों का हिसाब देने का दिन है। आज इसकी कमर के गिर्द अपने मजबूत बाजू का सार तंग करते हुए इसे अपने नजदीक कर एक बार फिर अपने बाजू में भरा। इतना घबरा क्यों रही हो? उसके माथे पर नन्ही नन्ही पसीने की बूंदों को चमकते देख उसने आंखें उठाकर पूछा। देखो कुरत, आज मैं नहीं रुकूंगा। मैंने तुम्हें सोचने, समझने और खुद को तैयार करने के लिए बहुत वक्त दिया है, लेकिन आज तुम्हारा कोई एक्सक्यूज़ और नखरा नहीं चलेगा। नहीं, नहीं, मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। इसकी शर्ट के बटन पर उँगली घुमाते हुए उसने लड़खड़ाते लहजे में कहा। बेड के बीचों-बीच उसे बिठाकर खुद इसके बराबर बैठते हुए एक हाथ से इसका झुमका उतार कर एक तरफ रखते हुए बाकी की ज्वेलरी को उसके वजूद से अलग किया और फिर अपना हाथ उसके दुपट्टे की तरफ बढ़ाया। एक नज़र अस्वद के हाथों की हरकत को देखकर उसने लब खींचे, जो उसके दुपट्टे को एक-एक पिन से आज़ाद कर फर्श पर गिराने के साथ अब इसका हाथ कमर की डोरियों में उलझकर एक-एक डोरी को खोलता जा रहा था। उसके हाथों की सरसराहट और एक-एक करके खुलती डोरियां महसूस कर इसकी जान हवा हो रही थी। आंखें ज़ोर-ज़ोर से बंद कर इसकी शर्ट को मुट्ठी में दबाते हुए इसने अपना चेहरा अस्वद के सीने में छुपाया, जो इसे बेड पर लटाते हुए उसके बाल तकिए पर फैला चुका था। रिलैक्स मेरी जान। उसके गालों को अपने अंगूठे से सुलाते हुए इसने अपने दहकते लब उसके माथे पर रखे और फिर बारी-बारी उसके गालों को चूमते हुए कान की लो को दांतों से काटा। अस्वद श्श, उसके लबों पर उँगली रख चुप करवाते हुए एक नज़र इसकी हरासा नज़रों की तरफ देखा। हाथ बढ़ाकर लाइट ऑफ कर अपनी शर्ट उतार कर एक तरफ डालते हुए वो एक बार फिर कुर्रत की तरफ बढ़ा, जो कंबल में खुद को पूरी तरह छुपाए शायद महफूज सवर कर रही थी। इसकी खुद को बचाने की इस छोटी सी कोशिश पर अस्वद के लब मुस्कुराए।
खुद भी कंबल में घुसते हाथ बढ़ाकर इसे अपनी तरफ खींचते हुए इसकी पुश्त को अपने सीने से लगाया। मेरी जान, आज आपको मुझसे कोई नहीं बचा सकता। कान में मध्यम सी सरगोशी करते हुए उसने कुर्रत का रुख अपनी जानब किया और उसके चेहरे के एक उतार चढ़ाव को देखते हुए सरहद से उसके होंठों को अपनी कैद में लिया। एक हाथ से लहंगे की डोरी को खोलने के साथ ऊपर शर्ट आहिस्ता-आहिस्ता कर उसके वजूद से अलग करते हुए वो आज पूरी शिद्दत से इस पर काबिज़ हो गया। रात जैसे-जैसे बीत रही थी, इसके जज़्बात कभी शिद्दत पकड़ लेते और कभी वो इसे मताए जान की तरह बहुत नरमी से खुद में समेट लेता। सुबह की पहली किरण ने जैसे ही खिड़की से अंदर झाँका, असवद ने माथे पर त्यूरियां चढ़ाकर खिड़की की सिमत देखा, जिसके कंफर्टर में से झांकते दूधिया बाजू और नींद में भी मीठी मुस्कान से गुलाबी चेहरे का हाथा धूप ने करके इसे और धमका दिया था। आंखें उठाकर इसने एक बार फिर खिड़की में से झांकती धूप की तरफ देखा। कुर्रत से उठकर खिड़की बंद करने के साथ पर्दे बराबर किए और दोबारा बेड की तरफ आकर कुर्रत पर झुकते हुए अकीदत से अपने लब उसके माथे पर रखे। खुद अलमारी से कपड़े निकाल फ्रेश होने चला गया। जानता था वो अभी नहीं जागेगी। कुछ देर पहले ही तो इसने इसे एहसान करने वाले अंदाज में कुछ देर सोने की इजाजत दी थी। यूसुफ साहब से इसकी बात हो गई थी, वो वलीमे की तैयारियां कर रहे थे और असवद ने इनसे कह दिया था कि वो और कुर्रत फंक्शन शुरू होने से पहले पहुंच जाएंगे। लेकिन इससे पहले इसे आज अदालत जाना था, क्योंकि आज शौकत के केस की सुनवाई थी। सब ठीक हो गया था। सलीम ने जो सबूत अदालत के सामने असवद की तरफ से किए गए वकील की मदद से रखवाए थे, वो इतने मजबूत थे कि शौकत का किसी तौर भी निकलना मुमकिन नहीं था। बहुत मुश्किल से उसके वकील ने शौकत को फांसी से बचाया था, लेकिन वो शौकत को उम्र कैद की सज़ा से नहीं बचा पाया था। सलीम ने जाते-जाते एक नफ़रत भरी नज़र शौकत पर डालकर देखना चाहा कि क्या हासिल हुआ इस इंसान को इतनी ज़िंदगियाँ बर्बाद करके। वो अफ़सोस और शर्मिंदगी ढूँढना चाहता था, लेकिन इनमें से कुछ भी उसे वहाँ देखने को नहीं मिला। शौकत के चेहरे पर अभी भी वही हठधर्मी और गुरूर से अकड़ी गर्दन देखकर सलीम ने अफ़सोस से गर्दन हिलाई और अपने घर, अपनी जन्नत की तरफ कदम बढ़ा दिए। इसकी दुनिया चंबेली से शुरू होकर अब इसी पर ख़त्म हो जाती थी और अब तो इनकी दुनिया को मुकम्मल और ज़्यादा हसीन करने के लिए कोई नन्हा मेहमान भी आने वाला था। सलीम के जाने के बाद असवद ने वकील से ज़रूरी बातचीत करके कदम बाहर की सिमत बढ़ाए, जहां पुलिस शौकत को हथकड़ियों में जकड़कर गाड़ी में बैठा रही थी। असवद को आता देख जबरदस्ती शौकत वहीं रुक गया और बहुत ऊंची आवाज और बदतमीजी से असवद को पुकारा, ओए सुन हीरो, तुझे क्या लगता है मुझे ये चंद साल की जेल करवाकर तू जीत गया? अब मामला दौलत और जायदाद से आगे चला गया है। छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। तेरी इस बुलबुल और अपने इस गंदे खून को। इसकी बकवास पर लब खींचते हुए असवद ने अपने कदम इसकी तरफ बढ़ाए। ठीक है शौकत, जो करना है कर ले। तेरी हर ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए ये असवद मलक हमेशा तैयार रहेगा। लेकिन तेरी इस बकवास में एक बात तो अच्छी हो गई, तूने अपने मुंह से कबूल कर लिया कि तू जमाने का वो गंदा खून और सांप है जो अपनी औलाद का नहीं हो सका। औलाद ये औलाद नहीं होती। एक बार फिर दहाड़ते हुए इसने खूनख्वार नजरों से असवद को देखा, जो आराम से पैंट की जेबों में हाथ डाल फुर्सत से उसके तासुरात का जायजा लेने में मसरूफ था। औलाद अपने बाप को जेल नहीं पहुंचाती और मैं नहीं मानता इसको अपना बेटा। मेरा सिर्फ एक बेटा है, जो अब तुम्हारी जिंदगियों में वो तहलका मचाएगा कि तुम लोगों को सोचने और समझने का मौका भी नहीं मिलेगा और बर्बाद कर देगा तुम लोगों को, तहस नहस कर देगा तुम्हारी खुशियों को, छीन लेगा इन मुस्कुराहटों को जो मुझे तकलीफ पहुंचा कर तुम लोगों ने हासिल की हैं। हाँ, समझ गया। लेकिन शौकत, एक बात मेरी हमेशा याद रखना, वैसे तो तुम्हें अब तक समझ जाना चाहिए था कि बुराई का अंजाम क्या होता है। शौकत को सर से पांव तक अपनी नजरों से नाप असवद ने इशारे से इसकी हालत पर नजरे सानी करवाई। लेकिन अगर तुम्हें अभी भी ये बात समझ नहीं आ रही तो यकीनन तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा लिखा है शौकत। और हाँ, जहाँ बुराई पैदा होती है वहाँ अच्छाई इससे पहले जन्म ले लेती है, क्योंकि बुराई ताकतवर ज़रूर हो सकती है मगर कभी अच्छाई से जीत नहीं सकती। चलता हूँ, ज़िंदगी रही तो फिर मैं कम से कम तुम्हारी मनहूस शक्ल नहीं देखना चाहूँगा। अपने कोट को झटका देते हुए इसने अनदेखी गर्द को झाड़ा और आँखों पर ब्लैक ग्लासेस लगाकर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। 8 साल बाद।
अस्सलामुअलैकुम मॉम, हाउ आर यू? चंबेली ने एक अफसोस भरी नजर से अपने बेटे की तरफ देखा। जब से इसको इंग्लिश स्कूल में लगाया था, न जाने क्या क्या बोलता रहता था। देख बच्चा, तू मेरे से ये मुंह टेढ़ा करके ये बोलने वाली अंग्रेजी तो ना ही बोला कर। तुझे किसने सिखा दी ये अजीब मखलूक की बोली? ना तो मैं ये बोली बोलती हूँ और ना तेरा बाप। फिर तेरे पे कौन से अंग्रेज का साया हो गया है रे? मॉम प्लीज देख, पहले मैं माँ थी लेकिन अब मैं कोई मॉम हो गई हूँ। बस मॉम के आगे बत्ती लगाने की कमी है। मैंने तेरा क्या बिगाड़ दिया है जो तूने मुझे इन अजीब अजीब नामों से बुलाता है? मेरा क्या कसूर है? कमर पर दुपट्टा बांधकर इसने अपने बेटे को लताड़ते हुए साथ में अपना दुखड़ा भी बयान किया। मॉम, सारा कसूर ही आप लोगों का है। किसने बोला था मुझे इंग्लिश स्कूल में लगाओ? अब वही मुझे ये सब सिखाते हैं। आराम से बबल चबाते हुए अंग्रेजी का बिल अपनी माँ और बाप के नाम पर फाड़ दिया। आज जाने दे तेरे बाप को, पहली फुर्सत में तेरे को इन फरंगियों के स्कूल से हटवाती हूँ। क्या हो रहा है भाई यहाँ? ओए छोटे, शर्म कर, अपनी माँ को परेशान करते हुए तुझे जरा शर्म नहीं आती? सलीम, जो कब से इनकी गुफ्तगू पर मुस्कुरा रहा था, बात बढ़ती देखकर मैदान में कूद पड़ा। डैड, अब इसमें मेरा क्या कसूर? जो मैं स्कूल से सीखूंगा वो कहीं तो अप्लाई करूंगा। मेरा बच्चा तू मेरा बच्चा, तो तुझे अपनी इंग्लिश अप्लाई करने के लिए अपनी माँ ही मिली थी। तू अपने दोस्तों के साथ इंग्लिश में चटर-पटर किया कर या फिर मेरे साथ कर लिया कर, लेकिन बेटा अपनी माँ को परेशान नहीं करते। ओके डैड, मैं अब घर में इंग्लिश नहीं बोलूँगा। मुँह बनाकर इसने सलीम की बात पर हामी भरी। और हाँ, मैंने सुना है आप स्कूल में मारपीट करते हो। बेटा, आपको मैंने ये तो नहीं सिखाया। डैड, मैं किसी से कुछ नहीं कहता, लेकिन जो मुझसे पंगा लेता है तो फिर मेरी हट जाती है। मैं बहुत बुरे तरीके से, पहले वो मेरे साथ पंगे लेते हैं और जब मेरी बर्दाश्त खत्म हो जाती है तो आपका चाँद इनको दिन में तारे दिखाता है। बुरी बात चाँद, ऐसा नहीं करते। हम आपको गुंडा नहीं बनाना चाहते। आप दोबारा किसी से झगड़ा नहीं करोगे, ओके? ओके डैड, फाइन। अब आप मुझे बताएँ, हम अस्वद चाचू की तरफ कब जाएँगे? उसने अपने बाप को टॉपिक से हटाकर इसका दिमाग नई तरफ गामज़न कर दिया, क्योंकि इसे पता था वो लड़ाई ना करने का वादा ना कभी कर सकता है और ना ही इस वादे को निभाने की ताकत रखता है। अपने गुस्से पे उसे कंट्रोल नहीं था। हाँ, ये बात। कल ही चलते हैं। हाँ, मेरा भी कुरत बहन से मिलने का बहुत दिल है। चंबेली ने गुफ्तगू में हिस्सा लेते हुए कहा। शौकत की आखिरी बातें सुनकर असवद के दिल में सलीम के लिए नरम गोशा पैदा हो गया था। जिसका इस दुनिया में कोई रिश्ता नहीं था, असवद ने इसे अपना भाई बनाया। अपने भाई के रूप में असवद को पाकर सलीम भी खुश हुआ। क्योंकि सलीम उम्र में बड़ा था, तो इसने असवद को छोटे भाई का ओहदा देकर खुद बड़े भाई के ओहदे पर फाइज हो गया। लेकिन इस बीच एक चीज थी जो बहुत ज्यादा इनकी खुशी का सबब थी, और वो थी चांद और असल में दोस्ती। दोनों की दोस्ती इस कदर गहरी कि कभी कभी असवद और सलीम को शक होता कि ये एक दूसरे के बगैर सांस भी लेते हैं या नहीं। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की एपिसोड? फाइनल और लास्ट एपिसोड इंशाल्लाह मैं तकरीबन 2-4 घंटे में अपलोड कर दूंगा। चैनल को यार, जो नए दोस्त हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, ताकि हर स्टोरी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।